So hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we are discussing about the psychiatric nursing content. So this is the short textbook of psychiatry which is by the नीरज आहूजा. बेसिकली जो ये बुक है इसमें ऑलमोस्ट जो भी कंटेंट है वो हमारा मेडिकल रिलेटेड और क्लिनिकली रिलेटेड, अगर जैसे हम कहें कि क्लिनिकल साइड रिलेटेड कंटेंट है हमारा इस बुक में सारा. सो अगर हम इस कंटेंट के डिस्कशन करें, सो फर्स्टली वी हैव टू सी दैट कि इसमें क्या क्या कंटेंट्स हमारे इंक्लूड हो रहे हैं. फर्स्टली वी हैव सीन दिस द डायग्नोसिस एंड क्लासिफिकेशन इन दी साइकेट्री. सबसे पहले साइकेट्री में कैसे डायग्नोसिस होता है एंड कैसे क्लासिफिकेशन होता है. देन नेक्स्ट वी विल डील विद द साइकेट्रिक हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, हाउ टू टेक अ हिस्ट्री ऑफ अ साइकेट्रिक पेशेंट. सो बेसिकली अगर जब भी हम किसी भी पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं तो मेडिकल हिस्ट्री में हमारी बहुत ईजिली हम पेशेंट बता सकता है कि मुझे यहाँ पेन हो रहा है. आप उसका पेन स्केल से पेन मेजरमेंट कर लोगे. आप उसके पेरेंट्स से हिस्ट्री ले सकते हो, उसके रिलेटिव से हिस्ट्री ले सकते हो. वो आपको इजीली बता देंगे वेयर इज़ द पेन, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी एंड द कंडीशन, सिवियरिटी. वो पेशेंट खुद से बता सकता है. बट इन दी साइकेट्रिक पेशेंट्स को नहीं पता कि मेरा ये ऐसा बिहेवियर कब से स्टार्ट हुआ, एक्चुअल हिस्ट्री क्या है, ये सब पेशेंट को नहीं पता है. सो साइकेट्रिक हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन कैसे करना है. देन ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स में लाइक हमारा डिमेंशिया, डिलेरियम, एमनेस्टिक सिंड्रोम्स, ये सारे जो ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो इंक्लूड होते हैं. देन नेक्स्ट इज साइको एक्टिव सब्सटेंस यूज. जो भी सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर्स या सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स होंगे वो हम फोर्थ कंटेंट में डील करेंगे. देन नेक्स्ट इज सीजोफ्रेनिया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट of the psychiatry, the schizophrenia. Then next is the mood disorders deal करेंगे. Then other is the other psychotic disorders. जो भी other psychotic disorders रहेंगे वो सारे हम इस चैप्टर में डील करेंगे. Then next is neurotic, stress related and somatoform disorders. Then next is disorders of adult personality and behavior. एडल्ट पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर में कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं वो हम डील करेंगे. देन नेक्स्ट इज दी sexual disorders, a sleep disorder, or a behavioral syndromes associated with the psychological disturbance and physical factors or physiological factors. The next is mental retardation. You should have to comment that now mental retardation term is referred to as. The next is child psychiatry, psychopharmacology, biological methods of treatment, psychoanalysis, psychological treatment, emergency psychiatry, legal and ethical issues in psychiatry, and community psychiatry, which is most useful nowadays कि हम community में psychiatry कैसे देख रहे हैं. So now the chapter first is the diagnosis and classification in the psychiatry. So what do you mean by diagnosis and classification? सबसे पहले अगर हम डील करें तो अभी हमें चैप्टर का नेम पता होना चाहिए. What do you mean by diagnosis and what do you mean by classification? So diagnosis एक्चुअली में क्या होता है. डायग्नोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक एक्चुअल डायग्नोस निकालते हैं किसी भी पेशेंट का किसी भी पर्टिकुलर इलनेस के लिए. बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, अगर किसी भी पेशेंट को डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं बट हमें उसे कैटेगराइज भी तो करना है कि एक सिंगल डिसऑर्डर पे हम पहुंच सके. अब हम ट्रीटमेंट तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हर कंडीशन में नहीं दे सकते. हमें एक्चुअल कॉज पता होना चाहिए, एक्चुअल रूट पता होना चाहिए कि हाँ पेशेंट को एक्चुअली में हुआ क्या है एंड उसी के ड्रग ऑफ चॉइस के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट होना है. और ये चीज़ साइकेट्रिक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है बिकॉज एक ही साइन एंड सिम्टम चेंज होने की वजह से पेशेंट में बहुत सारे अलग कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं. सो डायग्नोसिस एंड द क्लासिफिकेशन इज क्लासीफाई करना, किसी भी चीज़ को कैटेगरीज में डिवाइड करना. सो है इट इज़ अ क्लासिफिकेशन. सो क्लासिफिकेशन is the process
by which the phenomena are organized into the categories. क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच जिसमें कि कोई भी फिनोमेना हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई सब्जेक्ट हो सकता है, वो क्या होगा हमारा कैटेगरीज में डिवाइड हो जाएगा, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में लग जाएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, जिससे कि वो जो भी फिनोमेना है, जो भी सब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी कंडीशन है, वो एक दूसरे को रिजेंबल करे और वो एक दूसरे से जो भी उनसे अलग हैं, डिफर हैं, उनसे वो दूर रहे। लाइक अगर किसी भी पेशेंट को रेस्पिरेटरी कंडीशंस हैं तो हम उसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में डाल देते हैं और वो दूसरी कंडीशन, दूसरे ऑर्गन सिस्टम की कंडीशन से अलग हो जाती हैं। So, any classification of psychiatric disorders like that of a medical illness should ideally be based on the etiology. जो भी हमारी मेडिकल इलनेस होती हैं वो आइडियली बेस्ड होती हैं किस पे, हमारी एटियोलॉजी पे। मेडिकल इलनेस शुड बी आइडियली बेस्ड ऑन दी एटियोलॉजी। वो क्या है, क्योंकि उनमें हमें कॉज पता होते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, अकॉर्डिंग देयर एटियोलॉजी हम उनको अरेंज कर देते हैं। बट वॉट फॉर द साइकियाट्रिक इलनेस? सो फॉर द a large majority of psychiatric disorders, no distinct etiology is known at present. बहुत सारी हम साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स ऐसे देखते हैं जिसमें कि कोई एटियोलॉजी हमें पता ही नहीं चलती या फिर हम एटियोलॉजी को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते एट प्रेजेंट। सो अब हम उनके लिए क्या करेंगे, अब साइकेट्रिक इलनेस को भी कैटेगराइज करना है तो साइकेट्रिक इलनेस तो एटियोलॉजी के बेस पे क्लासीफाई नहीं हो पा रही है, तो अब उनके लिए क्या देखते हैं। Therefore, one of the most rational way to classify psychiatric disorders at present is probably syndromal. Probably syndromal means कि जो medical illness है वो based है etiology पे, but the psychiatric disorders is based on the probably syndromes. वो syndromes पे based होती है, वो हमारी एटियोलॉजी, मेडिकल इलनेस एटियोलॉजी पे बेस्ड है, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स हमारे सिंड्रोम्स पे बेस्ड। व्हाट डू यू मीन बाय सिंड्रोम्स? सिंड्रोम्स हमें पता है, सिंड्रोम्स क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सिंड्रोम इज अ ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो एक साथ इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, एक क्लिनिकल कंडीशन को डेवलप कराते हैं। A syndrome is defined as a group of symptoms and signs that often occur together and delineate a recognizable clinical condition। तो ये हो गए हमारा सिंड्रोम। सो बेसिक डिफरेंस हो गया, मेडिकल इलनेस एटियोलॉजी पे बेस्ड होते हैं, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स हमारे प्रोबेबल सिंड्रोम्स पे बेस्ड होते हैं। यहाँ हमने पढ़ ली कि डेफिनेशन क्या है हमारे सिंड्रोम की। The syndromal approach of classification in the psychiatric disorders on the basis of their clinical signs and symptoms is very similar to the historical approach of classification. Basically इस लाइन का कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। इस लाइन में हमें यही समझाया है कि जब हम मेडिकल इलनेस को हिस्टोरिकल अप्रोच से देखते थे तब हम ऐसा ही क्लासिफिकेशन करते थे, बट अब क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एटियोलॉजी करते हैं। बट अगर हम साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स की बात करें तो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स की क्लासिफिकेशन के लिए हम सिंड्रोमल अप्रोच ही यूज़ करते हैं, जिसमें बेसिकली हम क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं पेशेंट में और उस साइन एंड सिम्टम्स को देख के ही हम पेशेंट की जो कंडीशन है उसको क्लासीफाई करते हैं। सो नेक्स्ट we will deal with the major purposes of a classification। क्यों हम क्लासीफाई एक्चुअली में कर रहे हैं इस कंडीशन को। जो पर्पसेस ऑफ अ क्लासिफिकेशन ऑफ साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स, 3 मेजर हमारे पर्पसेस हैं। 3 मेजर पर्पसेस की अगर हम बात करें सबसे पहले 3 मेजर पर्पसेस हैं हमारे। फर्स्ट क्या है, टू इनेबल कम्युनिकेशन। हमें क्या करना है, कम्युनिकेशन को इनेबल करना है। क्यों कम्युनिकेशन को इनेबल करना है, जिससे कि हम एक प्रॉपर डायग्नोस बना सकें रिगार्डिंग द डिसऑर्डर। सो रिगार्डिंग द डायग्नोसिस ऑफ द डिसऑर्डर्स हम अगर क्लासीफाई कर पाएंगे तो हम इजिली कम्युनिकेट कर पाएंगे उसको। देन टू फैसिलिटेट कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन को फैसिलिटेट करेंगे एंड टू एड द प्रिडिक्शन ऑफ प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस पेशेंट में हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए हम उसको क्या करेंगे, उसको क्लासीफाई करेंगे। सो देयर आर 3 मेजर purposes: to enable communication regarding the diagnosis of disorder, to facilitate comprehension of the underlying cause of these disorders, and to aid prediction of prognosis of psychiatric disorders. Let's move further. So अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि disorders का classification. So
Before proceeding to look at the current classification of the psychiatric disorder, it is important to define a psychiatric disorders. साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स को सबसे पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद हम देख पाएंगे कि एक्चुअली में क्लासिफिकेशन क्या है. सो अब आ जाते हैं हम किस पे, डेफिनेशन ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स. सो द सिंपलेस्ट वे टू कंसेप्चुलाइज द साइकेट्रिक डिसऑर्डर इज अ डिस्टर्बेंस ऑफ cognition, cognition and affect. What do you mean by cognition? It's a thought. Then cognition, it's an action, and affect, a feeling, or any disequilibrium between three domains. These are the three domains, that is cognition, cognition and affect. हमारे thoughts, हम क्या सोच रहे हैं, हमारा क्या थिंकिंग पावर, उसके हिसाब से हम क्या एक्शन ले रहे हैं, हम सही अप्रोप्रिएट एक्शन उस पर्टिकुलर थिंग के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट के लिए ले रहे हैं या नहीं, एंड पर्टिकुलर फीलिंग हम वहाँ पे एक अप्रोप्रिएट फीलिंग शो कर रहे हैं या नहीं. इन केस कोई सैड कंडीशन है, कोई सैड सिचुएशन है, बट वहाँ पे क्या करे, कोई भी इंडिविजुअल हंसने लगे, वो एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर वहाँ पे शो नहीं कर रहा, तो उसकी फीलिंग में डिस्टर्बेंस है. थॉट डिस्टर्बेंस, एक्सेसिव थॉट हो रहे हैं उसको, बहुत सारे थॉट डिसऑर्डर्स होते हैं. एंड एक्शन, वो अप्रोप्रिएट एक्शन भी नहीं ले रहा है. सो बेसिकली अगर हम साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स की डेफिनेशन की बात करें, सो साइकेट्रिक डिसऑर्डर में क्या आ जाएगा, डिस्टर्बेंस ऑफ कॉग्निशन, कोनिशन एंड अफेक्ट, और डिसइक्विलिब्रियम बिटवीन दीज थ्री डोमेन्स. हाउएवर द सिंपल डेफिनेशन इज नॉट वेरी यूजफुल इन द रूटीन क्लिनिकल. ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि किसी में कॉग्निशन, कोनिशन एंड अफेक्ट में डिस्टर्बेंस होना. सो हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू दिस बुक एक अलग डेफिनेशन है. अनदर वे टू डिफाइन अ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स और मेंटल इलनेस इज अ क्लिनिकल सिग्निफिकेंट साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल सिंड्रोम दैट कॉजेज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस, डिसेबिलिटी और लॉस ऑफ फ्रीडम. अनदर वे अगर हम इसके डेफिनेशन का देखें तो क्या आ जाएगा, हमारा एक नई डेफिनेशन आ जाएगी, दूसरी डेफिनेशन आ जाएगी, दैट इज इट इज़ अ क्लिनिकली सिग्निफिकेंट साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल सिंड्रोम. जो भी मेंटल इलनेस है या साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, साइकेट्रिक इलनेस है, वो बेसिकली क्या है, क्लिनिकली ही सिग्निफिकेंट कोई भी साइकोलॉजिकल सिंड्रोम हो सकता है एंड बिहेवियरल सिंड्रोम हो सकता है, जो क्या इफेक्ट करेंगे या क्या कॉज करेंगे, सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस कॉज करेंगे, डिस्ट्रेस की वजह से डिसेबिलिटी होगी या फिर लॉस ऑफ फ्रीडम, and which is not merely a social deviant behavior or an expected response to a stressful life event. और वो कोई सोशली, सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सोशली डेविएंट बिहेवियर है, जबकि वो एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी नहीं है हमारे स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट के लिए. सो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल आर नॉट कंसीडर्ड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. ऐसा नहीं है कि किसी भी सोसाइटी या किसी भी इंडिविजुअल में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स जनरेट हो जाएंगे तो हम उसे साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स कह देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स should be manifested of behavioral, psychological or biological dysfunction in that person. This definition modified after the DSM-4 TR by American Psychiatric Association, APA, American Psychiatric Association. So next move to the further. अगर हमने मेंटल डिसऑर्डर्स पढ़े लाइक हमारा कॉग्निशन, कोनिशन एंड अफेक्ट में डिस्टर्बेंस, सो व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल मेंटल हेल्थ. हमें पता भी तो होना चाहिए नॉर्मल मेंटल हेल्थ क्या. अगर नॉर्मल से डेविएट हो रहा है दैट मीन्स कि वो साइकेट्रिक डिसऑर्डर है और मेंटल इलनेस है. सो मेंटल हेल्थ अगर हम सबसे पहले में नॉर्मल मेंटल हेल्थ क्या है. सो अकॉर्डिंग टू द WHO ने हेल्थ की डेफिनेशन दी है. सो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी. हेल्थ क्या है, एक कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग होना. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिसीज़ नहीं है तो हम उसे हेल्दी बोल रहे हैं, बट उसका फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग होना चाहिए. सो नेक्स्ट, नॉर्मल मेंटल हेल्थ मच लाइक अ नॉर्मल हेल्थ इज़ रेदर डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट टू डिफाइन. हम बेसिकली इतना बहुत ईजीली हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझा सकते. सो देर आर सेवरल कॉन्सेप्ट. इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके थ्रू हम समझेंगे. There are several concepts or models. यहाँ पे कुछ concepts या models हैं available for understanding what considered as or what constitutes normality. Basically normality क्या है
ऑल्दो नॉर्मैलिटी इज़ नॉट एन ईजी कॉन्सेप्ट टू डिफाइन, नॉर्मैलिटी बहुत ईजी कॉन्सेप्ट नहीं है जैसे हम डिफाइन करते हैं, बट देयर आर सम फॉलोइंग ट्रेट्स आर मोर कॉमनली फाउंड इन द नॉर्मल इंडिविजुअल्स। बट अगर हम किसी को कहें कि वो नॉर्मल है, मेंटली हेल्दी है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हम कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सो फर्स्ट इज रियलिटी ओरिएंटेशन, दे मस्ट हैव टू नो व्हाट इज़ द रियलिटी, उस इंडिविजुअल को पता होगा कि एक्चुअली में रियलिटी है क्या। सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ नॉलेज, उसको अपना पता है मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या ना पसंद है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे क्या पोटेंशियल्स हैं, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेस है। सेल्फ नॉलेज भी है उसको, वो इंडिविजुअल जानता है कि मेरे को क्या करना है, मुझे कितनी नॉलेज है, मुझे क्या क्या पता है, तो उसको सेल्फ नॉलेज है। सेल्फ एस्टीम, पेशेंट में सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस है, पेशेंट का अपना पोटेंशियल जानता है और अपनी चीज़ को, चाहे वो उसके ड्रॉबैक्स हो, चाहे वो उसकी वीकनेसेस हो, वो उसको एक्सेप्ट करता है। एबिलिटी टू एक्सरसाइज वॉलंटरी कंट्रोल ओवर देयर बिहेवियर, पेशेंट का वॉलंटरी कंट्रोल है उसके बिहेवियर पे, वो हमेशा जो भी काम करने वाला है या जो भी बिहेवियर वो शो कर रहा है तो वॉलंटरी कंट्रोल वो रखता है। क्या करता है? वॉलंटरी कंट्रोल रखता है पेशेंट अपने काम पे क्या रखता है? वॉलंटरी कंट्रोल रखता है। देन नेक्स्ट इज एबिलिटी टू फॉर्म अफेक्शनेट रिलेशनशिप, पेशेंट एक हारमोनियस रिलेशनशिप बना के चलता है अपनी सोसाइटी में, अपनी फैमिली में, उसे पता है उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। परसिवरेंस ऑफ प्रोडक्टिव एंड गोल डायरेक्टिव एक्टिविटीज़, वो हमेशा परस्यू करता है एक प्रोडक्टिव और गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़। क्या परस्यू करता है? जो क्या परसीव करता है हमारा एक प्रोडक्टिव और गोल डायरेक्टिव एक्टिविटीज़। सो रियलिटी ओरिएंटेशन है, रियलिटी को जानता है वो, इसमें हम कहेंगे कि पेशेंट में क्या है? रियलिटी ओरिएंटेशन है, पेशेंट अपनी चीज़ों को जानता है। सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ नॉलेज है पेशेंट को। सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस है। एबिलिटी टू एक्सरसाइज वॉलंटरी कंट्रोल ओवर देयर बिहेवियर, अपने बिहेवियर पे वो कंट्रोल रख सकता है। एबिलिटी टू फॉर्म एफेक्शनेट रिलेशनशिप, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बना सकता है अपनी फैमिली में और सोसाइटी में विद द मैक्सिमम ऑफ देयर इफेक्टिवनेस। परस्यूरेंस ऑफ द प्रोडक्टिव एंड गोल डायरेक्टिव एक्टिविटीज। सो दीज आर द इंडिविजुअल्स वो आर लाइकली टू बी नॉर्मल पेशेंट्स, या फिर जो ऐसे इंडिविजुअल्स जो नॉर्मल हैं वो ऐसी क्वालिटीज़ अपने अंदर रखते हैं। सो फर्स्ट रियलिटी ओरिएंटेशन, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ नॉलेज, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस, एबिलिटी टू एक्सरसाइज वॉलंटरी कंट्रोल ओवर देयर बिहेवियर, एबिलिटी टू फॉर्म अफेक्शनेट रिलेशनशिप, परसुएरेंस ऑफ द प्रोडक्टिव एंड गोल डायरेक्टिव एक्टिविटीज. So further we will discuss in our next lecture. So हम उस नेक्स्ट लेक्चर में कहाँ से स्टार्ट करेंगे? क्लासिफिकेशन इन दी साइकेट्री. अब साइकेट्री में एक्चुअली क्लासिफिकेशन होता कैसे है, किसके बेसिस पे हम साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स क्लासीफाई करते हैं, ये हमने पढ़ लिया है कि हम किसके बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स और सिंड्रोम्स. सो अब हम पढ़ेंगे कि किस किस के थ्रू ये क्लासिफिकेशन हमारा कंटिन्यू होता है, कैसे लाइक DSM-5 क्या है, DSM-4 क्या है, ICD-10, ICD-11, इसके अकॉर्डिंग हम पूरा अपना कंटेंट समझेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर.